समझ सर पा रहे हैं आप लोग? हेलो सर, एक बार रिपीट कर दो ना प्लीज। डिफिकल्ट हो रहा है? चलो यहाँ पर एक मैनुअल कोड हम लिखते हैं नंबर के लिए। कैरेक्टर पर आप अप्लाई करेंगे। इस मान लो यहाँ पर एक नंबर हमारा कुछ होता, यूजर ने पास किया वैल्यू 112245, ऐसा कुछ डेटा इंटर किया। ठीक है, अब हमें इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट निकालना है। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट के लिए बहुत सारे लॉजिक आपके हो सकते हैं, बट ऑप्टिमाइज वन क्या है वो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, एरे क्रिएट कर लेंगे, जिसको हमने नेम सपोज दे दिया एफ काउंट। एफ काउंट का मतलब जिसमें हम फ्रीक्वेंसी काउंट करके उसको स्टोर करेंगे। तो इसकी साइज मिनिमम कितनी होनी चाहिए नंबर के लिए, बताइए? 10 होनी चाहिए। 10 होगी ना? और ऐसा एक एरे अगर आप जावा में सपोज क्रिएट कर रहे हैं, लैंग्वेज टू लैंग्वेज आपको देखना पड़ेगा। तो जावा में हमें अलग से इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट में तो हमें 10 वैल्यू रखनी पड़ेंगी वहां पर, बट जावा के केस में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपकी ऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0 0 0, इस तरीके से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो ऑल एलिमेंट्स हमारे बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो ये अंडरस्टूड है कि नहीं सभी को? इसका मतलब आपने क्या एज्यूम कर लिया कि आपके हर डिजिट के लिए डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या है, 0 है। अब जो नंबर है उसके लिए हम एक वर्क कर सकते हैं, व्हाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? जब तक हमारा नंबर क्या नहीं हो जाता, 0। तो अब आप बताइए आपको क्या करना चाहिए। हमें यहां पर वैल्यू अपडेट करनी है, और इसको मान लो आपने एज्यूम कर लिया कि अगर आपके नंबर से आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो आपको इस पोजीशन की वैल्यू अपडेट करनी है। 1 मिल रहा है तो ये वैल्यू अपडेट होगी, 2 मिल रहा है तो ये वैल्यू, एंड सो ऑन। अगर 9 मिलता है तो हमें इस पोजीशन की वैल्यू को क्या करना है, अपडेट करना है। ये क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? तो अब इस लूप के अंदर क्या करना चाहिए, इस लूप के अंदर आपको क्या करना चाहिए? एनीवन? इससे एक डिजिट निकालेंगे। ठीक, तो डिजिट हमें कैसे मिलेगा? यहां पर मान लीजिए हमने एक लोकल वेरिएबल बना लिया, रिमाइंडर, डिजिट डिवाइड से मिलता है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? तो नंबर मॉड 10 करेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या करना चाहिए, रिमाइंडर मिल गया। अगर आप देखिए ये नंबर है तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर वैल्यू 4। 4 का मतलब क्या है, 3 4। तो ये वैल्यू हमारी 0 से अपडेट होकर क्या हो जानी चाहिए, 1। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है अगर हम लोग यहां पर क्या कर दें, फ्रीक्वेंसी काउंट जो एरे है उसके रिमाइंडर पोजीशन की वैल्यू को क्या करें, बाई 1 अपडेट कर दें। यही करना है ना?
ठीक, तो ये वर्क नंबर के केस में इस तरीके से सिंपलेस्ट सिस्टम हमने फॉलो किया, और इसको आप बहुत इजीली यहां पर कर सकते हैं। कैसे? एक ही एक्सप्रेशन अगर हम फॉर्म करें तो ये वर्क कैसे हो सकता था? इन दोनों को सिंगल एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा वर्क कर सकते हैं हम कि नहीं? यहां पर ये एक्सप्रेशन पास कर दें और इस पर क्या कर दें, प्लस प्लस, कर सकते हैं या नहीं? तो दोनों में से कोई एक अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के केस में। और इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, यहां पर नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10, ये करेंगे कि नहीं? तो फर्स्ट टाइम आप देखिए यहां से 4 मिला, तो फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पर काउंटर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। फिर क्या मिलेगा, 3। तो 3 का मतलब ये पोजीशन वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। फिर हमें क्या मिलेगा, 2। 2 का मतलब इस पोजीशन की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फिर हमें 2 मिलेगा, तो फिर ये वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और उसके बाद 4 टाइम्स हमें क्या मिलेगा, 4 टाइम्स क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये इंडेक्स पोजीशन वैल्यू हमारी अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 4। तो अब आप देखिए जब इस लूप से बाहर हम आएंगे तो हमारे पास एरे के अंदर कुछ इस तरीके से डेटा होगा, है कि नहीं? तो इस डेटा को अगर आप देखें तो यहां पर आपको क्या पता चल रहा है, जीरो की फ्रीक्वेंसी जीरो ही है। तो जितने जीरो है उसको हम क्या कर सकते हैं, जितने प्लेसेस पर जीरो है इसका मतलब क्या है कि वो आपके एक्चुअल डेटा में अवेलेबल नहीं था, इसी वजह से उसकी काउंटर वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। तो जितने नॉन जीरो वैल्यूज हैं उनको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हमें यहां से क्या मिल जाएगा, 4। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, 2। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, 1। फ्रीक्वेंसी ऑफ 4, 1 मिल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ वर्क आपको करना किसके लिए, कैरेक्टर्स के लिए। समझ आया? अब समझ आया या नहीं? तो ये एक जनरलाइजेशन है, बाकी इसके कई सारे लॉजिक आपको मिल सकते हैं। आपने खुद ट्राई किया होगा तो अलग तरीके से हो सकता किया हो, बट ये एक ऑप्टिमाइज वे है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन का। ठीक है, तो मेन वर्क यहां पर क्या था, इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को पहले आपने एज्यूम कर लिया अपनी रिक्वायर्ड डिजिट के अकॉर्डिंग, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उस पोजीशन की वैल्यू को अपडेट कर दिया बाई 1। ठीक है, तो आई थिंक अब हो जाना चाहिए। हो जाएगा टास्क, डिस्प्ले लॉजिक इसका राइट कर लेंगे ना। डिस्प्ले के लिए क्या करना होगा, एक लूप चलाएंगे आप, फॉर या फॉर ईच जो भी आप यूज करते हैं। तो यहां पर मान लीजिए इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एफ काउंट डॉट लेंथ। जावा के अकॉर्डिंग ये कोड हम राइट कर रहे हैं, आई प्लस प्लस। अब यहां पर क्या करेंगे हम, पहले एक कंडीशन पुट कर देंगे। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ व्हाट, एफ काउंट ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0। ये चेक करना पड़ेगा।
और यहां पर फिर आप प्रिंट करा देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ आई एज प्लस दिस वैल्यू। ठीक है, यही करना होगा ना। तो नंबर का ये लॉजिक कंप्लीट राइट कर दिया हमने। अब इसी को कैरेक्टर पर कैसे अप्लाई करना वो आपको जनरलाइज करना। मेंशन कर लिया इसको सभी ने। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और एक टास्क हमने दिया था लास्ट डे, आई थिंक आप लोगों को वो वर्क किया आप लोगों ने, कार्ट वाला बना किसी का? ये वर्क हुआ किसी का? कोई रिस्पॉन्स नहीं। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। बूटस्ट्रैप की पीपीटी हमने शेयर किया था, आप लोगों ने इसमें कुछ क्लासेस देखा, ट्राई किया किसी ने, या फिर जहां तक किया था वहीं पर स्टॉप है? वॉइस आ रही है आप लोगों तक? हमें लगा नहीं आ रही। तो कहाँ तक किया था हम लोगों ने बूटस्ट्रैप क्लासेस? बेसिक फॉर्मेटिंग क्लासेस देख लिया था आपने, लाइक मार्जिन, पैडिंग, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर। हाँ, तो बेसिक अलाइनमेंट और टेक्स्ट और बैकग्राउंड से रिलेटेड क्लासेस यूज किया था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर जो आपने देखा था वो क्या था? आपका ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम की प्रैक्टिस की आप लोगों ने? क्लियरिटी है उसमें? बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम कि लेआउट क्रिएशन में उसका एक मेन रोल होगा आपके, जब आप एक्चुअल वर्क करेंगे अपना प्रोजेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट बिहेवियर जो यहाँ पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे वो है आपका टेबल फॉर्मेटिंग। लाइक टेबल फॉर्म डेटा अगर हमें कहीं डिस्प्ले करना है तो आप देखते हैं बहुत अलग अलग तरीके से आपका टेबल स्ट्रक्चर आपको दिखता है। तो टैबुलर फॉर्म डेटा कैसे हम प्रॉपर अलाइन करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आपकी कुछ क्लासेस हैं जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन क्लास यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है? टेबल क्लास है। फिर उस पर अगर हमें कुछ स्पेशल बिहेवियर्स, कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी चाहिए तो आप डिफरेंट अदर क्लासेस उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइस स्पेसिफिक अगर हमें उसे क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप देखिए उसके कई सारे फर्दर क्लासेस हैं, लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरीके के भी ऑप्शन है।
और फिर अगर हमें रो स्पेसिफिक या सेल स्पेसिफिक कुछ वर्क करना है तो वहां पर आपकी कुछ कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं। मींस ये पूरे टेबल पर ना अप्लाई करके हम केवल कहां अप्लाई करेंगे, स्पेसिफिक टेबल रो पर या फिर स्पेसिफिक टेबल रो सेल पर। क्लियर है ये? तो एक पेज आप लोग क्रिएट कर लीजिए, साथ साथ ही करते चलेंगे। एक न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए। बूटस्ट्रैप वर्किंग है सभी के मशीन पर, ऐसा तो कोई नहीं है जिसकी मशीन पर अभी ये वर्किंग ना हो। तो क्या क्या करना होता है यहाँ पर इनिशियली हम लोगों को बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए? अगर आप बूटस्ट्रैप 4 यूज कर रहे हैं, 5 में तो वर्क आपका इजी है। बूटस्ट्रैप 4 में हमें क्या क्या करना होता है? मिनिमम टास्क कितनी लिंक्स ऐड करनी पड़ती है मिनिमम? कितने लिंक्स ऐड करते हैं हम लोग? 3। क्या क्या? एक आपका CSS और 2 आपके जावास्क्रिप्ट रेफरेंसेस। इसको कॉपी कर लेंगे। ये फाइल नेम, एक मिनट। ये तीनों लिंक्स आप ऐड कर लेंगे। ठीक, कितना वर्क हो गया सभी का? एक कंटेनर रीजन यहाँ क्रिएट कर रहे हैं जिस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर लेंगे। अभी मान लो आपने वीजी बेंजर अप्लाई कर दिया, और इसके अंदर अब हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर अपना एक टेबल। तो टेबल का स्ट्रक्चर पता है सभी को? टेबल क्रिएशन, एक टेबल आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक, और इसके अंदर क्या करना होता है? TR एंड TD। तो सपोज यहाँ पर ID, फिर यहाँ पर नेम, फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट, और एक और TD ऐड कर लेते हैं, लोकेशन। इस तरीके से नंबर ऑफ रोज यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। ID मान लो आपका 101 है, नेम सोनल, डिपार्टमेंट IT, लोकेशन मान लीजिए नोएडा। इस तरीके से आप नंबर ऑफ रोज यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ID वैल्यू केवल हम चेंज कर दे रहे हैं, बाकी एज इट इज आप रख सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर है।
इतना वर्क हो गया सभी का। कंफर्म कीजिए। आगे बढ़ें। ऑल डन दिस पार्ट। तो अभी अगर आप इसको देखेंगे तो आपका ये टैबुलर फॉर्म डेटा कुछ ऐसा दिखेगा। सॉरी, पेज डिफरेंट है आई थिंक। इस पेज को रन करते हैं। ये डेटा हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो क्या ये प्रॉपर है? कंटेनर तो आपका बन गया, बट कंटेनर के अंदर ये जो टेबल फॉर्म है, अगर आप देखें तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा हमें। तो अब इस पर कुछ क्लासेस हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे मेन एक क्लास जो आप अप्लाई करते हैं वो क्या है आपकी? क्लास टेबल। टेबल फॉर्मेटिंग के लिए सबसे मेन एक क्लास हमारी क्या है? टेबल। तो ये आप टेबल टैग जहां पर आपने राइट किया उस पर अप्लाई करेंगे। और जैसे ही वर्क आप करेंगे तो अब देखिए आपका वही डेटा कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया। ये सारा इफेक्ट हमें किससे मिला? आपके उस टेबल क्लास से। तो टेबल क्लास ने अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या फंक्शनैलिटी अप्लाई कर दिया? सबसे पहली फंक्शनैलिटी ये है कि आपका वो टेबल विड्थ जो बाय डिफॉल्ट कंटेंट के अकॉर्डिंग अभी तक था, अब वो स्ट्रेच होकर फुल विड्थ हो गया उस कंटेनर रीजन के। हो गया कि नहीं? मींस आपने जिस सेक्शन के अंदर उसको पुट किया है उसके अकॉर्डिंग, उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग वो क्लियर। और उसके साथ साथ हर रो आप देखिए तो यहाँ पर एक बॉटम बॉर्डर के साथ भी सेपरेट हो गया। अलाइनमेंट के लिए अगर देखें तो वहां पर पैडिंग का बिहेवियर कुछ आपका वर्क कर रहा है कि नहीं? नॉर्मल जो रो हाइट हमारी होती है उससे थोड़ी ज्यादा रो हाइट आपकी है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी कहां से मिल रही है आपको? आपके इस टेबल क्लास से। तो इस क्लास को अगर आप देखेंगे अपनी सीएसएस फाइल के अंदर जाकर तो वहां से आपको पता चल सकता है कि क्या क्या चीजें उन्होंने अप्लाई की। तो आई थिंक यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब इस पर हम कुछ अपनी सेकेंडरी क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं, लाइक टेबल हाइफन बॉर्डर। क्या अप्लाई कर दिया? टेबल हाइफन बॉर्डर। तो टेबल हाइफन बॉर्डर्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो अब देखिए इसका नेचर क्या होगा। समझ आया कुछ? टेबल हाइफन बॉर्डर्ड समझ आ रहा है? एक वर्क छोटा सा यहां पर और कर लेते हैं, और वो वर्क है हमारा कंटेनर पर हम लोग पैडिंग अप्लाई कर देते हैं P1। तो इससे समझ आएगा टेबल एक्चुअली क्या फॉर्म हुआ है। तो आप देखिए ये जो व्हाइट बॉर्डर के साथ है ये आपका टेबल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब क्लियरिटी है? तो व्हाइट बॉर्डर रीजन आपका टेबल सेक्शन है। तो टेबल बॉर्डर से आपका ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। और कुछ क्लासेस इस पर अप्लाई करते हैं।
तो टेबल बॉर्डर्ड के साथ यहां पर आप एक और बिहेवियर अप्लाई कर सकते हैं, टेबल हाइफन डार्क। तो टेबल हाइफन डार्क से देखिए क्या होगा, आपका टेबल कुछ ऐसा बन जाएगा। आया समझ? तो डार्क टेबल का मतलब बैकग्राउंड विल बी ब्लैक, बॉर्डर कलर लाइट हो गया, टेक्स्ट कलर व्हाइट है, तो ये उसका फंक्शनल बिहेवियर। ठीक है। अब यहां पर हम माउस मूव कर रहे हैं तो क्या कोई रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? नहीं। और यहां पर एक और बिहेवियर अप्लाई करते हैं, और वो क्या है, टेबल हाइफन ओवर। इसके बाद चेक करते हैं, तो अब आप देखिए उस पर एक इफेक्ट भी आ गया होगा। आ गया कि नहीं? अब ये टेबल स्ट्रक्चर जो बना है, इसको अगर हम ब्राउजर रिड्यूस करते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो कंटेनर के साथ वो रिस्पॉन्सिव भी है कि नहीं? तो डिवाइस स्पेसिफिक वो एडजस्ट भी हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? अब इस पर एक और क्लास आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो क्लास है आपकी टेबल हाइफन स्ट्रिप। इससे देखिए क्या वर्क होगा, समझ आया कुछ? स्ट्रिप से क्या वर्क हुआ है, समझ आ रहा है? क्या वर्क हुआ है बता सकते हैं? टेबल स्ट्रिप से क्या वर्क हुआ? स्ट्रिप पैटर्न मींस ऑल्टरनेट रोज हमारे डिफरेंट दिख रहे हैं। ठीक। तो आपका जो इवन रो है वो थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, और ऑड रो लाइट दिख रहा है। तो ये आपके स्क्रिप्ट का नेचर है। और अब यहां पर देखिए इस तरीके से उसका ऑल्टरनेट ओवर बिहेवियर वर्क कर रहा है। तो आई थिंक ये 4-5 क्लासेस सभी को समझ आ रही होंगी कैसे वर्क करना है। इसमें कोई दिक्कत? तो आप देखिए इतनी सारी फंक्शनैलिटी के लिए हमें कुछ करना पड़ा क्या? अगर हमें ये 5 क्लासेस पता है तो बहुत इजीली हम टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं ना। केवल हमें क्या करना है, डेटा क्या रखना है वो लेकर आना है, और टेबल पर हम क्या करेंगे, अपनी मेन क्लासेस अप्लाई कर देंगे। अब कौन सा बिहेवियर आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको देखना होगा। बट अभी हमने 4-5 ऑप्शंस जो आपके थे उन सभी को यूज करके यहां पर देख लिया कैसे वो बिहेव करेगा। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को? यहां पर कोई दिक्कत? अब इसकी कुछ कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं जो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्चुअल क्लास देखिए कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक। जैसे मान लो हम आपके जो फर्स्ट रो है उस पर एक क्लास अप्लाई कर देते हैं, टेबल हाइफन सक्सेस। ऐसा कुछ वर्क हमने किया। इससे देखिए क्या वर्क होता है, समझ आया कुछ? उसका इफेक्ट आपके उस पूरे रो पर अप्लाई हो गया, हो गया कि नहीं? तो अगर हमें रो स्पेसिफिक ऐसा कुछ वर्क करना है तो हम अपनी कॉन्टेक्चुअल क्लासेस को यूज कर सकते हैं।
यहीं पर अगर हमें सेल स्पेसिफिक कोई वर्क करना है, तो मान लीजिए हम एक वर्क और यहां करते हैं और इसमें से क्लास अप्लाई करते हैं टेबल डेंजर। किसको अप्लाई करते हैं? टेबल डेंजर। और उसे अप्लाई करते हैं किसी एक सेल पर। मान लीजिए हम इस टीडी पर अप्लाई करते हैं टेबल हाइफन डेंजर। ठीक। तो आप देखिए 108 हमें कुछ ऐसा दिखेगा। समझ आया पर्पज? तो जो कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं उन्हें आप टीआर या टीडी या टीएच पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इवन टी हेड टी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो कंडीशनली अगर हमें किसी स्पेसिफिक सेल को हाईलाइट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम मार्क्स डिस्प्ले कर रहे होते स्टूडेंट का, और जिनके मार्क्स बिलो 40 हैं उनको हमें डेंजर साइन के साथ इस तरीके से शो करना होता, तो हम उस स्पेसिफिक सेल पर अपनी किस क्लास को अप्लाई कर सकते हैं? टेबल डेंजर को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? वहीं पर जिसके मार्क्स अबव 80% है उसको हमें क्या करना है? ग्रीन हाईलाइट करना है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? टेबल सक्सेस कर सकते थे। समझ आई ये चीज? तो आपको पूरे रो को हाईलाइट करना है या स्पेसिफिक सेल को हाईलाइट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर इन कॉन्टेक्चुअल क्लासेस को यूज करेंगे। तो कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हम टी आर टी डी टी एच टी हेड टी बॉडी पर अप्लाई करते हैं। यहां पर कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब यहाँ पर एक बिहेवियर आपका है जो कुछ केसेस में आपको यूज करना होता है, और वो बिहेवियर है आपका टेबल रिस्पॉन्सिव। ये दो ऑप्शंस और आप लोग चेक कर लीजिए, टेबल बॉर्डरलेस और टेबल कंडेंस। इसको अप्लाई करके देखिए। टेबल बॉर्डरलेस एंड टेबल कंडेंस्ड। चेक कर लिया? चेक किया आप लोगों ने बॉर्डरलेस एंड कंडेंस्ड? बिहेवियर समझ आ रहा है क्या अप्लाई कर रहा है वो क्लास? ठीक है।
अब एक और वर्क यहाँ करते हैं, और इस पूरे हेडिंग से लेकर डिप सेक्शन को कॉपी कर लीजिए और इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। ठीक। और यहां पर अब हम लोग चेक करेंगे रिस्पॉन्सिव नेचर। क्या चेक करेंगे? रिस्पॉन्सिव नेचर ऑफ टेबल। एक तो ये रिस्पॉन्सिव फॉर्म था ही अभी, बट यहां पर अगर आप देखें तो बाय डिफॉल्ट हमारा कंटेंट कुछ ऐसा था जो कि आपके ब्राउजर विड्थ को क्रॉस नहीं कर रहा, मींस आपका कंटेंट एडजस्ट हो जा रहा वहां पर। कोई दिक्कत नहीं है इस केस में, या कोई प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी के लिए यहाँ पर हम लोग एक वर्क जो करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हम करेंगे। तो ये चेंज पहले आप लोग देखिए। जस्ट अ मिनट। हम अलग से कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, बट सपोज यहाँ पर हमारे पास ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं ये काफी ज्यादा है। तो हमने कितने सेल यहाँ कर दिए? कितने सेल्स कर दिए टेबल के अंदर? 7 सेल। अरे 7 सेल वे कैसे? 8 सेल। इस रो के अंदर कितने सेल हैं? 8 सेल। कौन सी मैथ लगा रहे हैं आप लोग? भी एक रो के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर कितने सेल हैं? 4। और उसका रिपीटेशन कितनी बार हमने किया है? 8 टाइम। तो टोटल कितने सेल्स बन रहे हैं एक रो के अंदर? 32 सेल्स। ठीक। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा कुछ रख लेते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो डेटा हमारा होगा वो कुछ ऐसा होगा, नंबर ऑफ रोज उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। मींस करेंट टेबल स्ट्रक्चर जो आपका है उसके लिए आपके नंबर ऑफ रोज जितनी भी हैं, हर रो में कितने सेल्स हैं मिनिमम? देयर आर 32 सेल्स। 4 आ गया। 4 कहाँ है भाई? इन ईच रो देयर आर 32 सेल्स। सेल्स का मतलब कॉलम्स। ठीक है। तो टोटल 32 सेल्स हैं आपके। और इसको डेंजर की जगह यहाँ पर प्राइमरी कर लेते हैं। और अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग। तो आप देखिए यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिख रही है आपको कि नहीं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? पेज वो ज्यादा हो गया मेरे से। आप अगर देखें तो जो टेबल यहाँ पर क्रिएट किया हम लोगों ने कंटेनर के अंदर, वो टेबल ये बाहर आ गई है। दिख रहा है? इज इट क्लियर? तो बाहर क्यों निकल गया? क्योंकि आपने यहाँ पर जो सेल्स ऐड किए हैं आपके उस कंटेनर के अकॉर्डिंग उसमें एक
मैक्सिमम कितने सेल हो सकते थे? आप देखिए 4, 8, 12 और 15। मैक्सिमम कितने सेल यहां पॉसिबल हैं? 15 सेल या उससे भी कम, 14 सेल एक्चुअली आ सकता है, बट हम लोगों ने कितने सेल क्रिएट कर दिए? 32 सेल्स। तो अब आपकी नीड यहां पर क्या हो सकती है बताइए? हमें 32 सेल का ही टेबल चाहिए, तो कैसे पॉसिबल होगा? थर्टी टू सेल का टेबल डेटा ही आपको डिस्प्ले करना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम रिमेनिंग सेल हटा देंगे। क्लियर? तो अब आपकी नीड यहां पर यह है कि आपका ये जो टेबल आउटसाइड कंटेनर चला गया, वो एडजस्ट हो जाना चाहिए कहां पर? वो एडजस्ट होना चाहिए कहां पर? विद इन कंटेनर। वो कहां एडजस्ट होना चाहिए? विद इन कंटेनर। तो अब ये पॉसिबल कैसे होगा? इसके लिए आपको यहां पर अपने इस कंटेनर पर एक क्लास अप्लाई करना है, उसे आप मार्क करेंगे, और वो क्लास हमारी यहां पर क्या है? टेबल रिस्पॉन्सिव। क्या अप्लाई करेंगे आप? टेबल रिस्पॉन्सिव। कहां पर अप्लाई कर रहे हैं? उस पर्टिकुलर सेक्शन पर जिसके अंदर आपने वो टेबल पुट किया है। तो टेबल हमारा किसके अंदर है? विद इन दिस कंटेनर। तो कंटेनर पर हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे? टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास को। और जैसे ये वर्क आप करेंगे, तो अब देखिए अब उसका बिहेवियर क्या हो गया यहां पर। क्या अब हमारी टेबल इससे बाहर है? फर्स्ट थिंग, नहीं। और आप उसका कंटेंट अगर देखना चाहते हैं, तो आपके इस कंटेनर पर आप देखिए यहां पर क्या इनेबल हो गया? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। समझ आया? तो ओवरफ्लो का जो बिहेवियर हम लोगों ने देखा था सीएसएस में, उसी को यहां पर अप्लाई कर दिया गया। याद है ओवरफ्लो का केस डिस्कस किया था? जब आपका कंटेंट विड्थ से ज्यादा या हाइट से ज्यादा हो रहा है, तो ओवरफ्लो सिचुएशंस आती थी, उसको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी से आपने हैंडल किया था। सिमिलर वर्क यहां पर आप कर रहे हैं टेबल रिस्पॉन्सिव से। तो समझ आया टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास का वर्क क्या हो सकता है आपके लिए? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कितना भी कंटेंट हो? प्रॉपर अब यूजर देख पाएगा कि नहीं अपने डिवाइसेस पर? तो ये आपके टेबल का बिहेवियर था, जिसे आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ये रिस्पॉन्सिव नेचर हम डिवाइस स्पेसिफिक भी इनेबल कर सकते हैं, मीडियम डिवाइस, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। लास्ट में केवल आपको क्या लगा देना है? एसएम, एमडी, एलजी या फिर एक्सेल। आगे बढ़ें। चलिए, नेक्स्ट बिहेवियर यहां पर है आपका इमेज। अगर हम लोग अपने पेज पर डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इमेजेस के लिए कुछ फंक्शनैलिटी है जिसे आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो इमेज को कैसे यहां पर हम बूटस्ट्रैप से हैंडल करेंगे, वो बिहेवियर आपको देखना है। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? इसके लिए रिक्वायरमेंट, एक तो आपके पास इमेज होनी चाहिए, और फिर उसे हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर अपने पेज पर। तो रिवर्स ऑर्डर में अब हम यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं। ठीक है? तो बॉडी के बिगनिंग में ही चीजों को ऐड करते चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप भी करते चलिए।
तो यहां पर एक डिव सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। क्लास कंटेनर, और अब यहां पर आप इमेज टैग यूज कर लेंगे, img, और इस पर हम लोग अपनी एक सोर्स फाइल सेट कर देंगे, $/images, सॉरी, और कहाँ इमेज रखा था हम लोगों ने, याद है? अच्छा, बाहर निकलना पड़ेगा, तो HTML वर्क, एक मिनट, कहाँ पर हम लोगों ने इमेज रखा अपना? एक तो ये, इसके अंदर फाइल्स नहीं है क्या अभी? ठीक। हाँ, इमेजेस के अंदर है हमारा, ठीक है, तो यहाँ से कोई इमेज उठा लेते हैं, बैक, और फिर ऑल्टरनेट टेक्स्ट, कुछ देना नहीं है अभी, इमेज दे देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपकी ये इमेज अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, ठीक है। जो उसकी एक्चुअल रेजोल्यूशन होगा अकॉर्डिंगली वो फाइल आपको दिख जाएगा। अब इस पर कुछ CSS बिहेवियर यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एक तो यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं समझने के लिए, तो BG सक्सेस सपोज लगा दिए, और पैडिंग 1 कर देते हैं। तो ये इमेज हमारा आ रहा है यहाँ पर, ठीक। अब इस इमेज पर बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। तो एक सबसे मेन क्लास जो यहाँ पर बहुत सारे केसेस में आज की डेट में हम लोग अप्लाई करते हैं, वो क्लास है राउंडेड। क्या क्लास? राउंडेड। तो आप देखिए इसका नेचर क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपका बॉर्डर राउंडेड हो गया या नहीं, दिख रहा सभी को? दूसरा वर्क एक आप कर सकते हैं यहाँ पर, इसकी जगह राउंडेड हाइफन सर्कल, इससे देखिए क्या होगा, कुछ ऐसी दिखेगी आपकी इमेज। डिफरेंस समझ आ गया? ये क्लियर है?
इसको अभी कमेंट करते हैं, एक इमेज पर ही वर्क करेंगे हम लोग कुछ। तो राउंडेड और राउंडेड सर्कल में डिफरेंस क्लियर है सभी को? राउंडेड केवल कॉर्नर को हल्का सा रेडियस प्रोवाइड करता है, बट राउंडेड सर्कल क्या करता है, पूरा का पूरा इमेज का सर्कल फॉर्म क्रिएट कर देता है। जैसे आज की डेट में आप देखते होंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस पर आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो राउंडेड आती है कि नहीं, सर्कल फॉर्म, तो वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ाने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा ना इस क्लास में, ठीक है, इस क्लास में जाकर आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है सागर? अरे सीएसएस फाइल दिखाया था ना, आप ये सीएसएस फाइल ओपन करेंगे, अभी तो हम लोग मिनीफाइड वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आप इस सीएसएस में जाएंगे और क्लास यहाँ क्या सर्च करेंगे, राउंडेड, ठीक है, और उस क्लास में जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी रेडियस वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। आया समझ? तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू उन्होंने सेट करके दिया है, अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कस्टमाइजेशन, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका राउंडेड सर्कल बिहेवियर है। इसके बाद यहाँ पर ऐसा ही एक और वर्क हम करते हैं, कुछ और जो क्लासेस उनको अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट बिहेवियर आपका है यहां पर इमेज थंबनेल, थंबनेल, ये क्लास नेम है ना। तो इससे देखिए क्या वर्क होता है, कुछ समझ आया? इमेज थंबनेल से समझ आया कुछ? हाँ, आउटर बॉर्डर एक हमारा क्रिएट हो गया, ये अराउंड 5 to 10 पिक्सल का व्हाइट कलर का, और उसके अंदर में आपकी इमेज आ रही है। उसके साथ साथ वो राउंडेड भी है। आप देखते होंगे थंबनेल आता है ना बहुत जगह इमेज का, तो वैसे कुछ इसने क्रिएट कर दिया। ठीक, उसके बाद एक और बिहेवियर यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, इमेज फ्लूइड। ठीक, तो इमेज फ्लूइड जो यहाँ पर क्लास है, इसका पर्पज अगर आप देखें तो क्या है, इमेज फ्लूइड हम यूज करते हैं फॉर रिस्पॉन्सिव इमेज। किसके लिए यूज करते हैं? रिस्पॉन्सिव इमेज। अब रिस्पॉन्सिव इमेज का बिहेवियर मतलब यहां पर अभी जैसे आप ये वर्क करेंगे, तो अगर नॉर्मल हम क्लास अप्लाई करेंगे और यूजर आपका ये ब्राउजर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा, तो आपकी इमेज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये जो इमेज यहाँ पर आपने ऐड किया है, इसकी पोजीशनिंग प्रॉपर नहीं होगी। बट अगर आपने इमेज फ्लूइड अप्लाई किया है, तो वो रिस्पॉन्सिव नेचर का होगा, आपके ब्राउजर या जिस डिवाइस पर आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। ठीक,
अब यहां पर एक नीड आपकी ये हो सकती है कि हमें थंबनेल के साथ इसका राउंडेड नेचर चाहिए, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? इस क्लास को भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? इसको अप्लाई कर देते हैं और फिर इसे देखते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से वो क्रिएट हो गया। आया समझ? अब एक फाइनल वर्क करना है और वो वर्क है कि आपका ये जो इमेज है ये इस कंटेनर के अभी किस साइड पर डिस्प्ले हो रहा है आपको? लेफ्ट। ठीक है। बट हमारी नीड ये है कि ये जो इमेज है ये आपके इस कंटेनर के मिडिल में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। तो कई तरीके हो सकते हैं इसको करने के, हो सकते हैं कि नहीं? आपके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप इसको सेंटर में लाने के लिए? इसको सेंटर में लाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये टेक्स्ट है। सर इमेज के लिए भी अप्लाई हो जाएगा ना सर वो? कहां पर क्या अप्लाई करें बताइए? इमेज में स्टाइल टैग में और टेक्स्ट अलाइन करेंगे तो? अरे टेक्स्ट कहाँ है इसके अंदर? आप नहीं सर, वो इमेज में, टेबल के लिए वर्क करता है इसलिए बोला। टेबल में टेक्स्ट होता है ना। हाँ सर। इमेज तो टैग आपका क्या है? कंटेनर टैग तो है नहीं है। नहीं नहीं। सेंटर टैग में इमेज ले लीजिए सर, सेंटर ये टैग। वर्क या तो आप इस पर कुछ अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक। हाँ सर। मार्जिन और पैडिंग से कर सकते हैं, मार्जिन और पैडिंग से। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मार्जिन से हो जाएगा। तो मार्जिन हमें क्या करना है, केवल उसको सेंटर ही तो पोजीशन करना है, बाकी उसकी हाइट विड्थ तो चेंज करना नहीं है। तो मार्जिन का जो बिहेवियर हम लोगों ने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर मार्जिन का एक नेचर यूज कर सकते हैं, एमएक्स ऑटो। जैसे हम लोगों ने मार्जिन ऑटो पढ़ा था कि नहीं? याद है सीएसएस टाइम पर? तो आपने इस इमेज पर सपोज क्या कर दिया, मार्जिन ऑटो कर दिया। तो अभी भी आप देखिए ऐसा कोई इफेक्ट नहीं अप्लाई हुआ, मीन्स उसकी पोजीशन जहां पर थी वहीं पर है। तो अब इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा और फिक्स करने के लिए यहां पर हम एक क्लास यूज करते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। तो डिस्प्ले ब्लॉक के लिए डी ब्लॉक, ये प्रॉपर्टी बताया था, याद है? डिस्प्ले ब्लॉक बताया था कि नहीं? तो अब देखिए ये सेंटर में आ गया। ठीक। तो क्या क्या अप्लाई करना पड़ा? मार्जिन ऑटो के साथ साथ डिस्प्ले ब्लॉक। तो डी ब्लॉक, डी इनलाइन, इस तरीके से कई सारे क्लासेस यहां पर मिलेंगे। डी हाइफन ब्लॉक का मतलब डिस्प्ले ब्लॉक। समझ आया? तो आप देख सकते हैं एक तो थंबनेल अप्लाई किया आपने, फिर उसको रिस्पॉन्सिव बनाया तो इमेज फ्लूइड, और उसके बाद सर्कल फॉर्म, राउंडेड सर्कल, और सेंटर अलाइनमेंट के लिए उस सेक्शन के आपको क्या क्लास अप्लाई करना पड़ा? मार्जिन ऑटो एंड डिस्प्ले ब्लॉक। क्लियर है ये सारी क्लासेस सभी को?
इसमें कोई दिक्कत? चेक कर लिया आप लोगों ने? तो वही चीज यहाँ पर देखिए मेंशन भी है पीपीटी के अंदर। हाँ, एक वर्क यहाँ और आप कर सकते हैं, फ्लोट राइट कर सकते थे अगर हमें उसको बाय डिफॉल्ट कहाँ पोजीशन करना होता, उस कंटेनर के राइट साइड में, बट बाय डिफॉल्ट उसकी पोजीशनिंग क्या है, लेफ्ट। सेंटर लाने के लिए क्या किया, मार्जिन ऑटो और डिस्प्ले ब्लॉक। क्लियर है ये सारी क्लासेस सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन? समझ आ रहा बूट स्ट्रैप का क्लास या नहीं, पहले तो ये बताइए आप लोग। बूट स्ट्रैप की क्लासेस समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि यही सारी चीजें कंबाइन करके आपको एक्चुअल डिजाइनिंग वर्क करना होगा। तो क्लियरिटी है पर्पज क्या है क्लासेस का, क्यों यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज करना है, कैसे करना है? ठीक है। तो नेक्स्ट बिहेवियर अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट बिहेवियर यहाँ पर सिंपली क्या है आपका, हेलो सर। जम्बोट्रॉन। हाँ बताइए। सर सब समझ में तो आ रहा है, लेकिन सिर्फ सीएसएस में जाकर एडिटिंग जो करना है वो नहीं समझ में आया। एडिटिंग और जो करना बिल ही नहीं है। अरे भाई, अगर एडिटिंग करना है तो बूट स्ट्रैप ना, बूट स्ट्रैप की जगह फिर हम अपनी सीएसएस ना लिखें। नहीं सर, जो अभी सीएसएस में जाकर अगर कुछ उसके अगर एट्रीब्यूट चेंज करने हैं तो हमें सीएसएस फाइल में जाकर जो चेंजेस करने पड़े थे वो कैसे सीएसएस करने हैं। फाइल में नहीं चेंज करना, हमने कहाँ कहाँ चेंज करो आप जाकर। सीएसएस मीन फाइल में जो नहीं बूटस्ट्रैप करना में है, है। हमने कहीं चेंज किया अभी कुछ? नहीं सर। अगर छोटे मोटे चेंजेस करने भी हैं तो आप अपनी खुद की कस्टम क्लास बनाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके बूटस्ट्रैप की सर। फंक्शनैलिटी अगर हमें ओवरराइड करना है तो हम क्या करते हैं, अपनी कस्टम क्लासेस बना लेते हैं। आपको इनकी फाइल्स में जाकर चेंजेस नहीं करने। ओके सर। या फिर अगर आपको पूरा थीम ही चेंज करना है तो आज की डेट में हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप की थीम्स डाउनलोड करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक। जैसे अभी हम लोगों ने डिफॉल्ट इसका जो सीएसएस है उसको यूज किया, वही कर रहे हैं ना। अगर यस आपको सर। इससे डिफरेंट बिहेवियर चाहिए तो आज की डेट में आपके पास बूटस्ट्रैप के कई सारे ऑनलाइन थीम्स अवेलेबल हैं, जहां पर आप उसको कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वो भी वर्क आप कर सकते हैं। या फिर इसके टेम्पलेट्स कुछ आते हैं ओवर इंटरनेट, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो टेम्पलेट्स में सारा कुछ कस्टमाइज होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको अप्लाई करते हैं। बट बूटस्ट्रैप को जो डिजाइन किया इन्होंने वो आपकी एक स्टैंडर्ड नीड के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया, प्रॉपर चीजें ध्यान में रखकर ही की गई। आप देख रहे होंगे अगर कहीं पर हम अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कंटेंट प्रॉपर अलाइंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज एक स्टैंडर्ड है ना वो, ऐसा तो है नहीं। हाँ, अब उसको कितने बेटर वे में आप अपनी रिक्वायरमेंट अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप यूज कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, वो आपके ऊपर है। और ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, एक दो दिन में नहीं हो पाएगा। कंटिन्यूस जब आप इसको यूज करेंगे, चीजों को डिजाइन करेंगे, वहां पर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग दिखेगा, उसको आप बेटर करेंगे, उससे आप सीखेंगे। एक बार हमने बता दिया, आपने देख लिया, ये जस्ट बिगिनिंग है। बात समझ आया स्वप्निल? यस सर। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पेजेज बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग, कस्टमाइज करेंगे, फिर क्लियरिटी आएगी कहां पर क्या यूज होना है। तो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया। ओपन सोर्स है तो आपके पास पूरा सोर्स कोड है, यू कैन मॉडिफाई। बट आपको ध्यान ये भी रखना कि हम कुछ ऐसा ना मॉडिफाई कर दें जिससे सब कुछ क्या हो जाए, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। यस सर। उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर वर्क करेंगे। ओके सर।
सर हाँ बताइए। ये जो हम यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप के क्लासेस, तो उनके सब प्रॉपर्टीज वगैरह तो याद रखनी पड़ेगी ना हमको सर? बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी, बिना याद रखे कहाँ यूज करोगे। यही तो याद रखना है। अब इतना भी नहीं कर सकते तो फिर भाई सीएसएस तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे। अब यहाँ हमें ये नहीं देखना है कि कितना मार्जिन रखना है, कितना फॉन्ट साइज रखना है। हमारी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग बूटस्ट्रैप ने क्या दिया। अब जैसे मान लो आपको पता चल गया कि हम इमेज को सर्कल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग विच क्लास, राउंडेड हाइफन सर्कल। राउंडेड। हाँ, तो हमें ये थोड़ी ध्यान रखना है कि भाई हमें रेडियस कितना सेट करना है। हमें केवल क्या याद रखना है, राउंडेड हाइपन सर्कल। राउंडेड सर्कल अगर हम अप्लाई करेंगे क्लास अपने इमेज टैग पर, तो जो भी इमेज वहां पर डिस्प्ले हो रही होगी वो सर्कल फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सीएसएस को नहीं राइट करना है, प्रॉपर्टी नहीं सेट करना आपको, बट आपको क्लासेस तो याद रखनी ही पड़ेंगी। और उसी की वजह से वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कहां पर कौन सी क्लास आप यूज कर सकते हैं। फिर जब सारी चीजें हो जाएंगी तो आप उनको एज ए समरी एक साथ देख सकते हैं, और फिर आप वहां से डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर कौन सी क्लास आपके लिए सुटेबल है, यूजफुल है। ठीक है, ओके सर। तो इसके बाद नेक्स्ट बिहेवियर हमारा क्या यहाँ पर है, एक क्लास फॉर्म जंबोट्रॉन। जंबोट्रॉन क्लास जो अभी फिलहाल लेटेस्ट वर्जन है आपके बूटस्ट्रैप का, वहां से इसको हटा दिया गया। मींस बूटस्ट्रैप 5 में ये क्लास आपको नहीं मिलेगी, बट बूटस्ट्रैप 4 तक ये क्लास आपके लिए अवेलेबल है। और ये एक ऐसी क्लास फॉर्म यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया था जिसको सिंपली हम एक ऐसे सेक्शन को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं जो आपके पेज पर थोड़ा सा क्या हो, हाईलाइटेड हो। कैसा हो वो, हाईलाइटेड हो। हाईलाइटेड का मतलब वो थोड़ा सा क्या हो, अलग दिखे हमें। जैसे अभी आप कंटेनर बनाते हैं, तो कंटेनर अगर आप देखें तो आपके बॉडी सेक्शन के साथ ही क्या होता है, एक तरीके से एडजस्ट रहता है। अलग तो नहीं दिखता बहुत ज्यादा वो, क्या दिखता है, ठीक। बट यहीं पर अगर आप इस क्लास को अब यूज करेंगे तो इससे हमें एक बॉक्स साइज का स्ट्रक्चर मिलेगा, और उस बॉक्स साइज के साथ आपका पैडिंग मार्जिन का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर अप्लाइड है। फॉन्ट साइज हमारा थोड़ा सा लार्ज होगा, जो आपका टेक्स्ट आएगा उसके अंदर, और जो आपका रीजन क्रिएट होगा वो इम्प्लिसिटली लिटिल बिट राउंडेड होता है। जैसे अभी आपने इमेज पर राउंडेड बिहेवियर के लिए राउंडेड क्लास अप्लाई किया किया कि नहीं, तो ऐसा ही कुछ नेचर यहाँ पर इम्प्लिसिटली अप्लाई करके आपको दिया गया विद इन ए जंबोट्रॉन। जब आप ये रीजन क्रिएट करते हैं तो आप अपने दूसरे एलिमेंट्स वहां पर पुट कर सकते हैं, मींस सम कंटेंट जो आपको रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसको क्रिएट करके देखते हैं हम लोग, उससे समझ आएगा। तो यहाँ बिगनिंग में आ जाएंगे और बूटस्ट्रैप जंबोट्रॉन, TORON था, क्या था, TRON, ठीक है। तो यहां पर एक कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं पहले तो, डेव क्लास कंटेनर, और इस पर पैडिंग भी अप्लाई कर देते हैं नॉर्मल। अब यहाँ पर एक
और div क्रिएट करते हैं, इस पर हम लोग क्लास अप्लाई करेंगे डायरेक्ट जम्बोट्रॉन। ठीक है, तो ये आपकी क्लास का नेम है जम्बोट्रॉन, इसको आप अप्लाई कर लेंगे और इस पर कुछ बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर VG प्राइमरी अप्लाई कर लेते हैं हम लोग और इस पर VG सेकेंडरी। ठीक, एंड फॉर टेस्टिंग पर्पज यहाँ पर कुछ कंटेंट पुट कर लेते हैं, लाइक एक पैराग्राफ सपोज आपका है, तो इसमें मेंशन कर दिया हमने कंटेंट गोज। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपके जम्बोट्रॉन का। अब इसको देखिए कैसे डिस्प्ले होगा। तो ये ब्लू कलर जो आपका है, इसको आप देखिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है कि नहीं, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हम लोगों को डिफरेंट करना होगा। एक मिनट, इस पर हम अपना एक कलर अप्लाई कर देते हैं, कुछ स्टाइल बैकग्राउंड कलर यहां पर कर देते हैं पिंक। अब देखिए इसको, दिख रहा है ये, तो इसमें कंटेंट पोजीशनिंग अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पैडिंग ज्यादा अप्लाई होता है। ठीक, इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर अपनी पैडिंग क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं, लाइक P1 या P2 कर देते हैं और फिर इसको देखते हैं। तो इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो पैडिंग 2 कर दिया तो आप देखिए उसी का साइज कम हो गया ना, बट बाय डिफॉल्ट उस पर पैडिंग बिहेवियर जो हमारा था वो काफी ज्यादा अप्लाई था। क्लियर है ये? सर, हाँ जी बताइए। जम्बोट्रॉन होता किस लिए, लाइक एडवर्टीजमेंट या कुछ टेक्स्ट करने के लिए? क्या? ये जो आपने बूटस्ट्रैप जम्बोट्रॉन यूज किया है, हाँ, ये किस लिए होता है? एक बॉक्स रीजन विद राउंडेड कॉर्नर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई फॉर्म आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो फॉर्म सेक्शन पूरा हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं अपना। थोड़ा सा हाईलाइटेड अलग नहीं दिख रहा है, जैसे अभी आप डिफॉल्ट बिहेवियर अगर देखो तो कुछ ऐसा ये अलग दिख रहा है ना, थोड़ा सा नॉर्मल जो कंटेनर या कुछ भी राउंडेड कॉर्नर है इसके साथ, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग थोड़ा ज्यादा है इस पर, अगर आप देखें अलाइनमेंट पोजीशनिंग आपकी थोड़ी अलग है। तो अगर हमें इस अलाइनमेंट के साथ चीजों को रखना है, पुट करना है, तो वहां पर हम ये जम्बोट्रॉन यूज कर सकते हैं। इसके अंदर टेबल फॉर्म हाँ, कुछ भी आप जो भी डिजाइन करना चाहते हो आप इसके अंदर डिजाइन कीजिए। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करना है या जो भी वर्क आपको करना है, दैट यू कैन डू। तो कंटेनर के अंदर ये एक जम्बोट्रॉन रीजन हो गया, उसके अंदर फिर हम अपना एक्चुअल डिजाइन वर्क करने जा रहे हैं। ऐसा एक स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? बाकी ऐसा कोई और फंक्शनैलिटी इसकी नहीं है, सिंपली एक रीजन ही क्रिएट हो रहा है विद सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लाइक ये बॉर्डर आपका उस पर अप्लाई हो गया राउंडेड फॉर्म, और मार्जिन पैडिंग थोड़ा सा ज्यादा इस पर अप्लाई है जो कंटेंट उसके अंदर आप पुट करेंगे। क्लियर है? बट बूटस्ट्रैप 5 के अंदर ये क्लास इन्होंने फिर हटा दिया। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसी को यूज करके यहाँ पर कुछ वर्क हम लोग करेंगे।
तो नेक्स्ट बिहेवियर जो आप कई सारे केसेस में यहाँ पर यूज करते हैं वो है आपका अलर्ट मैसेजेज अगर हमें डिस्प्ले करना। तो जैसे अभी आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में एक अलर्ट बॉक्स देखा था, तो अलर्ट बॉक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो आपकी स्क्रीन पर पॉपअप होकर आता है कि नहीं ऊपर, अलग से एक कंपोनेंट ही पूरा आ जाता है आपका। बट सपोज हमें वैसा ही कुछ वर्क करना है, बट उस वर्क को करने के लिए अब आप चाहते हैं कि आपका जो मैसेज है वो आपके पेज पर ही दिखे। कहां पर दिखे? वो पेज पर ही दिखे, हमें अलग से एक डायलॉग ओपन नहीं करना। लाइक कोई एरर मैसेज है या ऐसा कुछ वर्क आप कर रहे हैं, सक्सेस मैसेज है, वार्निंग मैसेज है, ऐसे कुछ मैसेजेज अगर हम एज ए अलर्ट अपनी पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बूटस्ट्रैप अलर्ट क्लासेस को यूज कर सकते हैं। इसमें आपकी अलर्ट क्लास सबसे मेन क्लास है, ये हमें अप्लाई करना होगा, और उसके साथ इसकी कुछ फंक्शनैलिटी स्पेसिफिक आपकी स्पेसिफिक क्लासेस हैं। मींस आपका जो अलर्ट सेक्शन आएगा उस पर आपका कुछ CSS स्टाइलिंग अप्लाई होगा। तो आप देखिए क्लासेस कुछ वैसी हैं जिससे आप फैमिलियर हैं ऑलरेडी, कुछ अलग है। सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, प्राइमरी, सेकेंडरी, लाइट और डार्क। इन नेम से ऑलरेडी आप फैमिलियर हैं, लाइक बैकग्राउंड के लिए या टेक्स्ट कलर के लिए आपने यूज किया था। तो अलर्ट के लिए भी उसी तरीके की क्लासेस यहां पर आपको मिलेंगे। अब बात आती है यहां पर एक अलर्ट सेक्शन हम अपने HTML और इस बूटस्ट्रैप क्लास की हेल्प से क्रिएट कैसे करेंगे। इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज यहां पर यूज करनी होंगी अपने HTML के साथ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपकी है, अगर आप देखें तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, इस पूरे PPT में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है आपको? अलर्ट। ठीक है, अलर्ट क्लास हमने बना दिया, और उसके अलावा मान लीजिए ये डिव सेक्शन एक एग्जांपल है। तो ये जो डिव सेक्शन है, यहां से लेकर आपने एक वर्क किया कुछ, तो यहां से हमने उसको स्टार्ट किया और यहां पर फिनिश कर रहे हैं, तो ये पूरा रीजन हमारा एक अलर्ट सेक्शन बन रहा है। अब इस अलर्ट सेक्शन के अंदर आपकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, लाइक हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना होगा, तो वो मैसेज हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया कि भाई ये सक्सेस मैसेज है। तो मैसेज तो कुछ भी हो सकता है आपके टास्क के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो अब ये मैसेज जब यूजर को दिखेगा तो हमारी कुछ और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होंगी, और वो रिक्वायरमेंट क्या होंगे कि यूजर उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, क्लोज कर सके। मैसेज आ गया तो उसको वो क्या कर सके, क्लोज कर सके। तो क्लोज करने के लिए हमें उसको एक ऑप्शन देना होगा, देना पड़ेगा कि नहीं? तो उसके लिए यहां पर देखिए आपका एक एंकर टैग ऐड कर लिया गया, जिस पर एम्परसेंड टाइम्स ये क्या करेगा, व्हाट इट विल डू, एंकर का जो लिंक टेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, वो कुछ ऐसा आ जाएगा, क्रॉस जो मल्टीप्लीकेशन साइन होता है आपका। तो एंकर लिंक यहां पर जो क्रिएट होगा आपके इस मैसेज के साथ, उसका टेक्स्ट आपने क्या जनरेट कर दिया, ये क्रॉस बटन। ठीक, अब इस पर हमें कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए, और वो फंक्शनैलिटी क्या चाहिए, एक तो ये अलर्ट की तरह वर्क कैसे करेगा। तो इस पूरे डिव पर आप देखिए सबसे मेन एक क्लास आप क्या अप्लाई करेंगे, अलर्ट। क्या अप्लाई करेंगे,
अलर्ट। अब वो अलर्ट जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसका नेचर क्या है? वो सक्सेस फॉर्म है, वो वार्निंग है, वो डेंजर, किस टाइप का अलर्ट हम प्रॉम्प्ट करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सेकेंडरी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? उसके बाद अब आपकी एक रिक्वायरमेंट और क्या होगी कि आपका जो अलर्ट मैसेज यहां पर प्रॉम्प्ट होगा, क्या यूजर उसे डिसमिस कर सकता है या नहीं, क्लोज कर सकता है या नहीं। उस पर डिसमिसेबल नेचर अप्लाई करने के लिए आपको एक और क्लास क्या यूज करना है? क्या करना है? अलर्ट डिसमिसेबल। तो ये डिसाइड करेगा कि आप उसको क्लोज कर सकते, मींस जब यूजर को दिखेगा तो वो उसे क्लोज कर सकता है। बट वो क्लोज किसकी हेल्प से करेगा, तो वो ऑप्शन भी हमें देना होगा। तो उसके लिए यहां पर अब आप एक माइक्रो डेटा प्रॉपर्टी यूज करेंगे HTML5 की, डेटा हाइफन डिसमिस। क्या यूज करेंगे? डेटा हाइफन डिसमिस। और इस पर हमें उसका नेचर क्या बताना है? अलर्ट। क्या बताना है? अलर्ट। और इसी से हम क्या कर रहे हैं? उसको क्लोज कर रहे हैं। तो उस पर आपका एक क्लास अप्लाई होगा, क्लोज। तो क्लोज करने के लिए देखिए क्या क्या वर्क करना पड़ा यहां पर। एक तो हमने यूजर को ये क्रॉस सिंबल दिखा दिया। अब इस पर यूजर जब क्लिक करे तो आपका वो अलर्ट सेक्शन क्लोज होना चाहिए। तो उस पर हमें दो प्रॉपर्टी सेट करना पड़ा, एक माइक्रो डेटा प्रॉपर्टी डेटा डिसमिस अलर्ट, और दूसरा क्लास क्लोज। तो यहां से तो हम क्लोज कर रहे हैं। अब बाय डिफॉल्ट हमें इसको डिस्प्ले भी करना होगा, या फिर हम किसी इवेंट पर उसको डिस्प्ले करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं बाय डिफॉल्ट वो डिस्प्ले हो, तो आपकी एक क्लास यहां पर क्या है? सो कुछ इफेक्ट के साथ वो आए तो एक और क्लास यहां पर है फेड। कौन सी क्लास है? फेड। तो फेड क्लास विल एड सम एनिमेशन। ये किस लिए है? फेड क्लास बूटस्ट्रैप की ही क्लास है, टू ऐड सम एनिमेशन, अ लिटिल बिट एनिमेटेड फॉर्म आएगा। और सो क्लास बाय डिफॉल्ट आप एश्योर हो रहे हैं कि इम्प्लिसिटली वो आपके पेज पर डिस्प्ले होगा। तो अभी हम इस पर डायनेमिक नेचर ना अप्लाई करके बाय डिफॉल्ट इस अलर्ट सेक्शन को अपने पेज पर क्या करने जा रहे हैं? डिस्प्ले करने जा रहे हैं। क्लियर है ये? अब इसी को हम डायनेमिक करके भी दिखाएंगे आपको। ये क्लासेस और प्रॉपर्टीज समझ आए सभी को? चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। फिर इसके वेरिएशंस अप्लाई करके देखेंगे हम लोग। तो एक सेक्शन हम यहां से ये पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसी में फिर अलग अलग अलर्ट डायलॉग्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और चैट में भी, अगर आप पीपीटी नहीं ओपन किए तो चैट में भी पोस्ट कर दिया हमने। इस जंबोट्रॉन के अंदर ही सपोज हम उसको क्रिएट करते हैं, यहीं पर हम लोग वन बाय वन ऐड कर लेंगे। ठीक। और यहां पर एक मैसेज दे देते हैं, H4 अलर्ट। बूटस्ट्रैप अलर्ट्स। हो गया इतना पार्ट सभी का? कंफर्म कीजिए।
इतना पार्ट कर लिया सभी ने? तो अब आपको ये डेव सेक्शन यहां से क्या करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठीक, और इसको चेंज कर देना है। तो सक्सेस की जगह मान लीजिए यहां प्राइमरी कर देते हैं, तो मैसेज उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। प्राइमरी इंडिकेट्स प्राइमरी एक्शन। सिमिलरली अदर क्लासेस भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो एक दो और यूज कर लीजिए। यहां पर एक डेंजर यूज कर लेते हैं। मैसेज यहां पर डेंजर हो जाएगा। डेंजर का मतलब एरर के केस में जनरली इसको हम यूज करते हैं। और एक और बिहेवियर अप्लाई कर लेते हैं, वार्निंग। वार्निंग indicates a warning action. तो कितने अलर्ट क्रिएट कर दिए हमने यहां पर? 4 अलर्ट्स। अब इसको देखिए कैसा दिखेगा ये, आया कुछ समझ? इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो अब आप देखिए इसके साथ एक फंक्शनैलिटी क्या मिल रही है। ये जो ऑप्शन आपका है, इस पर अगर यूजर क्लिक करेगा तो क्या होगा? इट विल हाइड। समझ आया? बट अब आप बताइए यहां पर आपकी नीड क्या हो सकती है? क्या ये मैसेजेस ऐसे दिखने चाहिए हमें बाय डिफॉल्ट? क्या ये मैसेजेस ऐसे दिखने चाहिए? ये मैसेजेस एक्चुअली कब आने चाहिए? किसी एक स्पेसिफिक इवेंट पर, जब यूजर कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उस एक्शन के अगेंस्ट वहां पर क्या होना चाहिए? ये मैसेज आने चाहिए, प्रॉम्प्ट आना चाहिए, और फिर यूजर वहां से उसको क्या करे, क्लोज करे। जैसे मान लीजिए अभी आप चाहते हैं कि यहां पर ये जो वार्निंग वाला आपका डायलॉग है ये पहले से नहीं आना चाहिए। तो पहले से नहीं आना चाहिए इसका मतलब क्या है? हमें उसको बाय डिफॉल्ट हिडन रखना है। कैसा रखना है? बाय डिफॉल्ट हमें उसको कैसा रखना है? हिडन। तो हिडन रखने के लिए आप यहां पर एक क्लास अप्लाई कर सकते हैं, हाइड। इसको मार्क कर लेंगे। अगर हम किसी अलर्ट सेक्शन को बाय डिफॉल्ट कैसा रखना चाहते हैं, हिडन, या किसी भी एलिमेंट को आप बाय डिफॉल्ट अगर हाइड रखना चाहते हैं तो आप उस पर ये हाइड क्लास बूटस्ट्रैप की अप्लाई कर सकते हैं। दिस क्लास कैन बी अप्लाइड ऑन एनी HTML एलिमेंट जिसे हम सर्टेन टाइम तक क्या रखना चाहते हैं, हिडन। और जब उसे डिस्प्ले करना है तो हम उस पर क्या क्लास अप्लाई कर सकते हैं, शो क्लास को। क्लियर?
तो अब आप अगर देखेंगे तो आपका जो वार्निंग डायलॉग है, अगर हमने ये चेंज यहां कर दिया तो आपके पेज पर वो नहीं दिख रहा होगा। ठीक, अब यहां पर एक टास्क हम लोग करते हैं और वो टास्क ये है, सपोज हम यहां पर एक बटन ऐड करते हैं। तो बटन के लिए बटन टैग यूज कर लेते हैं और यहां पर टाइप बटन, उसकी वैल्यू सो वार्निंग अलर्ट। ठीक, और यहां पर दो क्लासेस इस पर अप्लाई कर देते हैं, BTN और VTN वार्निंग। तो वार्निंग टाइप के एक बटन हम बना रहे हैं, अभी बटन क्लासेस आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आपकी नीड यहां पर क्या है, आई थिंक इस इंटरफेस से आपको समझ आ जाएगा। अगर हम इस पर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, अलर्ट डायलॉग यहां पर आ जाना चाहिए। वो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, जावास्क्रिप्ट से ये वर्क कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट से? एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के थ्रू हम वर्क कर लेंगे। ठीक, तो जावास्क्रिप्ट से आई थिंक ये वर्क आप कर सकते हैं। क्लास प्रॉपर्टी आप चेंज कर देंगे और उस पर कौन सी क्लास अप्लाई कर देंगे, विच प्रॉपर्टी वी हैव टू चेंज क्लास, और उस पर क्लास नेम हम क्या अप्लाई कर देंगे, तो इसी टास्क को हम एक छोटे से लॉजिक के थ्रू कर रहे हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे ये बिहेवियर जे क्वेरी का। तो जे क्वेरी का एक छोटा सा स्क्रिप्ट हम यहाँ पर इस वर्क के लिए राइट करने जा रहे हैं, और उसके लिए आपको यहाँ पर दो चेंजेस करने, पहले से मार्क कर लीजिए। एक तो हमें किस रीजन को शो और हाइड करना है, उसकी आईडी हमें यहां देनी पड़ेगी, देना पड़ेगा कि नहीं? तो ये पूरा डिव हमें शो हाइड करना है, तो इसकी आईडी वैल्यू यहां पर हम दे देते हैं, सपोज वार्निंग। ये चेंज मार्क करेंगे, वार्निंग अलर्ट सेक्शन आईडी वैल्यू हमने क्या दे दिया, वार्निंग। ये चेंज मार्क करेंगे। सिमिलरली इस बटन के लिए यहां पर हम एक आईडी वैल्यू दे रहे हैं, और वो आईडी वैल्यू हमारा है यहां पर सपोज B1। ये दोनों चेंज मार्क कीजिए। दिस अलर्ट आईडी नेम क्या दे दिया हमने, वार्निंग, और बटन का आईडी हमने क्या दिया यहां पर, B1। क्लियर है? ये चेंज मार्क कर लिया सभी ने। अब आते हैं आपके हेड सेक्शन में। तो हेड सेक्शन के अंदर अब आपको यहां पर एक जावास्क्रिप्ट लॉजिक लिखनी है, तो स्क्रिप्ट टैग ऐड कर लेंगे आप, और इस स्क्रिप्ट के अंदर हम एक जे क्वेरी का कोड अब राइट करने जा रहे हैं। तो जे क्वेरी का कोड हम कुछ इस तरीके से राइट करते हैं। अब इसकी टेक्निकलिटी में आप नहीं जाएंगे, तो आप देखिए कैसे इसको राइट कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट, यहां पर एक फंक्शन हम कॉल करते हैं रेडी, और इस रेडी फंक्शन के अंदर आप यहां पर अपना एक एनोनिमस फंक्शन लॉजिक राइट कर देते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। इतना पार्ट पहले मार्क कर लीजिए। मींस whatever JavaScript logic you will write, that you have to write within this, और इससे पहले
आपकी ये फाइल इंक्लूड होनी चाहिए। ऑलरेडी ये हमारे पास है, jQuery की फाइल तो ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो उसकी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है। तो आपका टास्क केवल क्या है, अपने जावास्क्रिप्ट लॉजिक के लिए यहां पर एक रेडी फंक्शन को इस तरीके से क्रिएट करना है। तो डॉलर विद इन पैरेंथेसिस डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये फंक्शन आपको कॉल करना है, और इसके अंदर आप अपना एक लॉजिक लिखेंगे, और उस लॉजिक के लिए आपको यहां पर एनॉनिमस फंक्शन की हेल्प लेनी है। तो जावास्क्रिप्ट में एनॉनिमस फंक्शन आपने देखा है, वही वर्क यहां पर कर रहे हैं। मेंशन कर लिया इतना। अब अगर हमें उस B1 को जावास्क्रिप्ट के थ्रू गेट करना होता तो आप क्या करते, बताइए। B1 जो बटन का आईडी है, उसे गेट करने के लिए आप क्या करते, गेट एलिमेंट बाई आईडी करते, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। बट jQuery में ऐसा कुछ नहीं करना है, यहां पर हम कुछ वैसा ही वर्क करते हैं जो आप CSS में सेलेक्टर्स के लिए करते थे। तो jQuery हमें सेलेक्टर्स प्रोवाइड करता है, जो आगे आपको पता चलेगा कैसे उसके डिफरेंट बिहेवियर्स आप यूज कर सकते हैं। आईडी के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो हम यहां पर डॉलर विद इन पैरेंथेसिस एज ए स्ट्रिंग हैश के साथ वो आईडी नेम यूज कर लेता है। सिंपल सिंटैक्स है। तो ये आपका सिमिलर टू CSS आईडी सेलेक्टर हो गया jQuery का। तो इससे आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, उस एलिमेंट को जिसकी वैल्यू आईडी के लिए क्या है, B1। हैश आपने लगा दिया, इसका मतलब आईडी को हम प्रेफर कर रहे हैं। यहीं पर अगर आप डॉट लगा देंगे तो वो क्लास हो जाता है, आगे ये चीज पता चलेगा। और अगर आप कुछ भी नहीं लगाते हैं तो वो आपका टाइप सेलेक्टर होता है। जैसे हमने यहाँ केवल क्या लिख दिया, B, तो इसका मतलब क्या होगा, टाइप सेलेक्टर। और टाइप सेलेक्टर में ये V किसको रेफर कर रहा है, टाइप सेलेक्टर के अकॉर्डिंग B किसे रेफर करेगा, बोल्ड, बोल्ड टैग। ठीक, जैसे यहां पर मान लो हम P राइट कर दें, तो ये किसको रेफर करेगा, पैराग्राफ को। आपने यहां लिख दिया H1, तो ये किसको रेफर करेगा, हेडिंग H1 टैग को। समझ आया। तो डायरेक्ट अगर आप टैग नेम राइट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टाइप सेलेक्टर। आपने हैश लगा दिया उससे पहले, तो अब वो आईडी सेलेक्टर हो गया। और अगर आपने डॉट लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, क्लास सेलेक्टर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सेलेक्टर्स यहां पर आप यूज करते हैं jQuery में। तो अभी हमारी नीड यहां पर क्या थी, हैश B1 को गेट करना। इससे हमें क्या मिल गया, बटन B1। अब जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग के लिए आप क्या करते थे, फंक्शन बनाते थे, फिर उसको कॉल करते थे, ये करते थे ना इवेंट पर। बट यहां पर ऐसा नहीं करना है। यहां पर अगर हमें क्लिक इवेंट यूज करना है, तो आपके पास क्लिक फंक्शन यहां पर इवेंट फॉर्म है, इसको आप यूज करेंगे, और इस पर आप अपनी वो लॉजिक बाइंड कर देंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर फिर आपका एक एनॉनिमस फंक्शन बनेगा, और इस एनॉनिमस फंक्शन के थ्रू आप अपनी लॉजिक राइट कर देंगे। तो ये बटन का क्लिक इवेंट हैंडलर हो गया। अब इस बटन पर जो भी वर्क करना है आप उसको राइट कर दीजिए। समझ आया। तो हमने किसको सेलेक्ट किया यहां पर, बटन को, फिर उसका क्या इवेंट हमने यहां पर यूज किया, क्लिक, और उस पर अब क्या वर्क करना है वो आप इस फंक्शन लॉजिक से बताने जा रहे हैं। तो क्या करना है आप लोग खुद बताइए। अब हमें किसको सेलेक्ट करना है यहां पर,
हैश वार्निंग को, वार्निंग का मतलब वो डिव सेक्शन डॉट, अब इस पर हमें क्या करना है, अपना एक सीएसएस चेंज करना है। तो इसके लिए यहां पर एक मेथड है ऐड क्लास, और इस पर आपको पास कर देना है अपने उस क्लास का नेम जिसे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आई होप ये लॉजिक समझ आ रही होगी सभी को। इस पार्ट को केवल आप अगर छोड़ दें, ये पार्ट तो समझ आ रहा है ना सभी को। तो आपने पहले यहां पर बटन को गेट किया, उसको गेट करने का ये सिंपलेस्ट सिंटैक्स है, डॉलर विद इन पैरेंथेसिस सेलेक्टर फॉर्म आप यूज करेंगे। तो आईडी सेलेक्टर के लिए हमने कहा हैश के साथ हम उसको गेट कर लेंगे। फिर आपने उसकी एक इवेंट को यहां डिफाइन किया, तो ये क्लिक इवेंट हमें रिक्वायर्ड था, उसको हमने डिफाइन कर लिया। और उस पर अब लॉजिक क्या एग्जीक्यूट होगा, तो आप एक कॉल बैक फंक्शन यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। तो अगेन वो एक एनोनिमस फंक्शन आपका है, और उस फंक्शन के थ्रू हमें क्या करना था, वार्निंग डिव को गेट करना था, तो उसको हमने गेट कर लिया। और उस पर हमें एक सीएसएस क्लास ऐड करना था, तो हमने उसको ऐड क्लास के थ्रू अप्लाई कर दिया, और क्लास नेम क्या था हमारा, सो। क्लियर है इतना पार्ट? इसको राइट कर लिया है सभी ने? नोट कीजिए ये स्क्रिप्ट सेक्शन, नोट कीजिए सभी लोग। सर ये रिप्लेस करेगा हाइट को या नया क्लास ऐड कर देगा शू? क्या? सर ये रिप्लेस करेगा ये जो हाइट क्लास पहले से अपन ने दी हुई है नीचे, या फिर ये डायरेक्ट ऐड कर देगा न्यू शू क्लास? किस पर? जो हमने नीचे बनाया हुआ था अलर्ट, हम्म। उधर पे हमने हाइट दी हुई है क्लास, हाँ, तो तो उसके जगह उस क्लास एट्रीब्यूट की जगह ये क्लास आ क्या जाएगा। सर मतलब रिप्लेस होगा ना सर? हाँ, ओके। तो उसका इफेक्ट हट जाएगा और सो का इफेक्ट आपको मिलने लगेगा। ओके सर। इसके और भी यूजेस हैं, जैसे मल्टीपल क्लासेस हमें अप्लाई करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लिया इस स्क्रिप्ट पार्ट को। तो अब आप देखिए, अगर आपने ये स्क्रिप्ट यहाँ पर राइट कर दिया तो इसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। अभी फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है, बट जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका अलर्ट आ रहा है। समझ आया? तो डायनेमिक हो गया कि नहीं? अब इसे हम किसी एक्चुअल कोड के साथ माइंड कर सकते हैं। लाइक यूजर कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो उस वर्क के अगेंस्ट हमें ऐसा कोई डायलॉग डिस्प्ले करना है, हम कर सकते हैं। अब ये डायलॉग आया तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। अब यूजर अगर चाहे तो उसको क्या कर सकता है, वो क्लोज कर देगा। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सभी को या नहीं? ठीक। बट इस तरीके से जब आप ये वर्क अभी करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर अपने पेज पर आप लोग वर्क कर रहे हैं तो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ, हाँ, तो वो बाय डिफॉल्ट अब आपको एक बार के अकॉर्डिंग तो मिल रहा है, बट आपने यहां अगर क्लोज कर दिया तो उसके बाद आप इसकी क्लिक पर उसको फिर अगर देख रहे होंगे तो वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पेज के रिफ्रेशमेंट का भी एक बिहेवियर देखना पड़ेगा। बात समझ आया सुमित? तो नॉर्मली ऐसे पर्टिकुलर सेक्शंस की नीड ही हमें अपने रन टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी एक डायलॉग को डिस्प्ले करने की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका ये पेज उस एक्शन के साथ रिफ्रेश भी हो रहा है तो उस केस में फिर हमेशा वो पर्टिकुलर अलर्ट आपको मिलेगा। बट अगर वो रिफ्रेश नहीं हो रहा, अभी हम लोग फॉर्म वगैरह तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो वन टाइम के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर आपके लिए फिलहाल वर्क करेगा। ठीक है?
या फिर अलग से हम उसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे, तब आपको उसका फंक्शनल बिहेवियर मिलेगा। बट अगर ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो आप देख सकते हैं फिर से हमें उसका बिहेवियर मिल जाएगा। मिल रहा है? तो डायनेमिक कैसे इसको बनाएंगे, इवेंट्स पर कैसे उसको बाइंड करेंगे, मेन पर्पज ये था। तो आई थिंक ये पार्ट सभी को समझ आया। डायनेमिक नेचर कैसे मिलेगा उस अलर्ट का, ये समझ आया। तो हमें उसको शो कब करना है, हाइड कब करना है, वो हम अपनी रन टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो हो गया यहां तक सभी का? चलिए, तो इसके बाद आगे हम लोग और क्लासेस ऐसे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन आपका वही रहेगा 2 बजे से, जो नॉर्मल शेड्यूल रहता था हम लोगों का। सर आज यहाँ सुधा सर का होगा? उनकी क्लास अब अभी फिलहाल नहीं होगी, ठीक है, अभी डेटाबेस का पार्ट होगा बूटस्ट्रैप के बाद। और 1-2 दिन आपका गिट का सेशन रहेगा। डेटाबेस के बाद अब वो फिर सेशन करेंगे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप तक जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप का पार्ट हो गया आपका, फिर डेटाबेस, और डेटाबेस के बाद फिर, क्योंकि नोड और रिएक्ट का जो लास्ट में पार्ट होगा उसमें डेटाबेस की भी नीड रहेगी, तो आपका ओरेकल विद माइस्क्ल पार्ट पहले होगा, उसके बाद फिर रिमेनिंग पार्ट उस मॉड्यूल का होगा, ठीक है। और आप लोगों का टेंटेटिव डेट भी एग्जाम का ऑलमोस्ट फाइनल है 29 अगस्त। मार्क कर लिया विशाल? सर हाँ बताइए। ये कॉल अभी हमने यहाँ पे ऑन क्लिक वगैरह तो कुछ नहीं किया, तो कैसे वो कॉल हुआ सारा ये? काम यहाँ हो रहा है ना, वही तो बताया हमने। जे क्वेरी आपके जावास्क्रिप्ट लॉजिक को काफी ऑप्टिमाइज कर देता है। तो सिलेक्शन के लिए देखिए हमने केवल कितना वर्क किया, इतना हाँ वो वर्क। हैश आप करके जावास्क्रिप्ट में यही आईडी। वर्क करते, अगर हम इसी का जावास्क्रिप्ट इक्विवेलेंट लॉजिक लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ता, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करना पड़ता ना। हाँ तो उसकी जगह आपका वर्क केवल किससे हो गया, डॉलर पैरेंथेसिस हैश देन आईडी वैल्यू। क्लियर है? हाँ सर, तो बट आपका, वो हाँ, वर्क नहीं हो रहा है मेरे इसमें, इसलिए देख रहा था वो। नहीं कुछ मिस्टेक किया होगा, आप एक बार सिंटैक्स चेक कीजिए। एक तो ये जे क्वेरी फाइल आपकी इंक्लूडेड होनी चाहिए, हाँ इंक्लूडेड है सर। और इसका सिंटैक्स देखो, फिर आपने कुछ गड़बड़ किया होगा, या तो आईडी मैच नहीं हो रहा होगा। आईडी वैल्यू मस्ट मैच, जो आईडी नेम आपने दिया होगा वो हाँ मैच होना चाहिए यहाँ पर जो नेम आप देंगे। तो हमने B1 दिया था, आपने क्या दिया उसको आप देखिए। P1 दिया है मैंने। हाँ, तो जो और भी दिया है वही यूज करेंगे। और फिर डिव का आपने क्या आईडी दिया है, ये डिव आईडी है जो अलर्ट सेक्शन है वहां पर, ठीक है। सर चेक करता हूँ एक बार। ठीक है सर। बाकी लोगों का हो गया रन? ठीक है, तो लंच ब्रेक कीजिए अभी, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं आफ्टर लंच।